मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा सह आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज मैं अपने विद्यार्थियों को बीए भाग द्वितीय के सिलेबस पॉइंट आउट संस्कृति एवं सभ्यता के संदर्भ में व्याख्यान दूंगा। जैसा कि अपन सभ्यता और संस्कृति को प्रारंभ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, लेकिन इनकी विषय वस्तु क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, क्या इनमें साम्यता है, क्या इनमें कोई विपरीत परिस्थिति भी नजर आती है जो इनको अलग अलग करती है, उसका पूरा विश्लेषण आज अपन इस व्याख्यान में करेंगे। तो अपन जैसा कि जानते हैं, भारत एक बहुत प्राचीन देश है, बहुत प्राचीन देश है। प्राचीन इसकी सभ्यता है, संस्कृति है। संस्कृति का आविर्भाव संस्कारों के माध्यम से होता है। सभ्यता को पहले अपन इन दोनों के संबंधों को अगर अपन जाने तो अपन इस प्रकार से जान सकते हैं कि सभ्यता तथा संस्कृति एक सिक्के के दो पहलू हैं। सभ्यता को हम शरीर से और संस्कृति को आत्मा से हम देख सकते हैं। जैसे आत्मा के बिना शरीर संभव नहीं है और शरीर न हो तो आत्मा का कोई स्थान नहीं है। अगर एक ही लाइन में इसको परिभाषित करना पड़े तो हम कहेंगे कि हमारे अंदर जो है वह संस्कृति है और हमारे बाहर जो है वह सभ्यता है। संस्कृति युग युगांतरों से निर्मित होती है, बहुत लंबा समय इसको बनने में लगता है, इसमें परिवर्तित अवस्थाएं भी नहीं आती है, जबकि सभ्यता जो है वह दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती हुई चली जाती है। सभ्यता भौतिकवादी अवस्थाओं का मिश्रण है, जबकि संस्कृति पूरी तरह से आध्यात्मिक अवस्थाओं का मिश्रण है। दोनों के तत्व अलग अलग हैं, दोनों के विधान अलग अलग हैं। जैसा कि बैजनाथ पुरी ने कहा, संस्कृति आभ्यंतर है, सभ्यता बाह्य है। संस्कृति की अपन परिभाषा या इसको समझने का देखें तो इसका निर्माण कल्चर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्तम बनाना, अपने आप को डेवलप कैसे करना, अपने आप को संस्कारित कैसे करना, समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित कैसे करना। संस्कारजन्य गुण ही संस्कृति कहलाते हैं। देखिए, हमारे जो प्राचीन काल की सोशल साइंस है, फिलॉसफी है, दर्शन है, चिंतन है, उसके अंदर 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। सूत्रकारों के द्वारा 16 संस्कार बनाए गए हैं। वो मानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 ऐसे संस्कार हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में करने पड़ते हैं। 3 रूप में इनको विभाजित किया गया है। इन 16 संस्कारों के माध्यम से ही समाज में हम अपनी स्थिति कैसे बनाते हैं, कैसे अपने आप को श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम बनाते हैं, उसी का क्रमबद्ध चलन जो है वह संस्कृति का हिस्सा है और संस्कृति है। इसमें कुछ हम सोशल साइंटिस्ट की, समाज वैज्ञानिकों की परिभाषाओं का आंकलन करेंगे। डॉक्टर रामजी उपाध्याय, संस्कृति का इतिहास मानवता की प्रगति का इतिहास है। द डेवलपमेंट ऑफ मैन, मानवता की ह्यूमैनिटी, मानवता की प्रगति का इतिहास संस्कृति का इतिहास है। के.एम. मुंशी लिखते हैं, संस्कृति जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। किस नजरिए से हम जीवन को देखते हैं, किस रूप में हम जीवन को देखते हैं, वह संस्कृति है, कल्चर है। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार, मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसे संस्कृति कहते हैं। जो सृजन करता है, जिस चीज का निर्माण करता है, जिस चीज को बनाता है, उसे संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पर मैं दिनकर की व्याख्या को और इसमें ऐड करना चाहूंगा। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि संस्कृति इस रूप में अंदर हमारे अंदर समाहित हुई है
जैसे दूध के अंदर मक्खन, फूल के अंदर सुगंध, जैसे उनको अलग नहीं किया जा सकता, वैसे हमारी सांस्कृतिक स्थिति को हमसे अलग नहीं किया जा सकता। वो हमारे अंदर समाहित है और हमारे रूप में ही वो प्रकट होती है, वह अवतरित होती है। अब हम आते हैं सभ्यता। सभ्यता भौतिक जीवन को सुखी बनाने हेतु अपनाए गए उपकरण सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए कहा जाता है संस्कृति का परिवर्तन संभव नहीं है। सभ्यता दिन प्रतिदिन बदलती जाती है, भौतिकवादी अवस्थाएं दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती है। तो भौतिकवादी व्यवस्थाएं जिस प्रकार की हमारे जीवन में डेवलप होने लगती है, नित्य नए प्रयोगों के माध्यम से, नित्य नई तकनीक के माध्यम से जिस प्रकार की भौतिकवादी व्यवस्थाएं डेवलप होती हैं, उसको सभ्यता कहा जाता है। इसकी भी कुछ अपन परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा गया है, समाज की विकसित व उन्नत व्यवस्था को सभ्यता कहा जाता है। दूसरी अगर अपन परिभाषा में चले, मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं, मनुष्य का समाज में मानवीयकरण ही सभ्यता है। मनुष्य समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित कर दे, समाज के अनुरूप अपने को बना ले, वह सभ्यता है। जॉनसन लिखते हैं, सभ्यता बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने की दशा है। जॉनसन का मानना है कि जिस रूप में मनुष्य का आविर्भाव हुआ, जिस पद्धति से वह क्रमबद्ध आगे बढ़ा और उसका यहाँ पर स्थायित्व रहना ही सभ्यता है। तो ये अपन ने पाया कि संस्कृति और सभ्यता को किस रूप में हम देख सकते हैं और उस सभ्यता और संस्कृति को, विचारों को एक सिक्के के दो पहलू मानते हुए अपन समझ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर इसको एक ही लाइन में परिभाषित करना हो तो जो हमारे अंदर है वह संस्कृति है और जो हमारे बाहर है वह सभ्यता है। अब हम आते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में। हम यहीं से प्रारंभ करेंगे सर इकबाल के शब्दों में, यूनानी मिस्र रोमा मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर जितने विदेशी आक्रमण हुए, जितना इस संस्कृति को विनाशित करने का प्रयास किया गया, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र रहा जहां पर कि इतने विदेशी आक्रमण रहे। तो इकबाल कहते हैं कि उसके बाद भी ऐसा क्या है हमारी संस्कृति के अंदर, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके माध्यम से आज हम फिर भी अटल खड़े हैं, हमारी संस्कृति जीवित है। 5000 साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसकी विचारधाराएं हैं, उसकी मान्यताएं हैं, सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिनको आज हम जीवित रखे हुए हैं। विष्णु पुराण का भी एक यहाँ पर मैं श्लोक उत्तरित करना चाहूंगा। उत्तर यच्छ समुद्रस्य हिमाद्रश्च व दक्षिणम वर्ष तद भारत नामा भारती यत्र संस्कृति। यह श्लोक विष्णु पुराण का भी बताता है कि किस प्रकार भारत की स्थितियां रही, किस प्रकार सांस्कृतिक विरासत की स्थिति भारत की रही। अब हम इसकी जो मुख्य कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं कि भारतीय संस्कृति किस रूप में और किस प्रकार से अडिग रही। भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता आती है प्राचीनता। देखिए, अपन ये जानते हैं कि भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मिस्र, बेबीलोन, जितनी भी संस्कृतियां हैं उनसे भी प्राचीन संस्कृति अपनी मानी गई है और उसका लगभग समय 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, लगभग 5000 वर्ष पूर्व की हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको हम आज भी अविच्छिन्न रूप से चलायमान अवस्था में चलाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे से पल्लवित और पोषित हो रही है और आगे निरंतर बढ़ती हुई जा रही है। उसी का दूसरा पॉइंट है निरंतरता। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा करी कि भारत की भूमि पर जितने आक्रमण हुए, जितनी यहाँ पर विदेशी आक्रमणों को इनको झेलना पड़ा, उसके बाद में भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आया और भारतीय संस्कृति चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई।
तीसरी इसकी विशेषता देखते हैं आध्यात्मिकता। यह सबसे प्रमुख विशेषताओं में आती है, आध्यात्मिकता। क्योंकि यहाँ की फिलॉसफी क्या रही कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, और जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा करी कि ईश्वर को मनाने के अंदर अपन अगर वैदिक काल में चलते हैं, बहुदेववाद आया, बहुदेववाद से देववाद आया, और देववाद से एकेश्वरवाद आया। हम मोनिज्म की ओर बढ़े, हमारा मानसिक चिंतन बढ़ा, हमारा शोध बढ़ा, हमारी सोच बढ़ी, हमारे समाज वैज्ञानिकों ने अलग प्रकार की विचारधाराओं के साथ में मिलाते हुए भी हमारी सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को सिरमौर रखा। उसी के अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। इसलिए उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि यह लोक जो है वह क्षणिक है, क्षण भंगुर है, लेकिन इसके बाद में जो लोक है वह अक्षुण्य है, वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सांसारिक स्थान के ऊपर उन्होंने पारलौकिक सुख की अवधारणा को रखा कि इस लोक से आगे हमें पारलौकिक सुख के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। इसलिए उन्होंने समाज में अच्छे कार्यों को करने की, सतत अच्छी प्रक्रिया को निभाने की पूरी अवधारणा को यहाँ पर समाहित किया। तीसरी मान्यता के बाद हम चौथी पर आते हैं, धर्म की प्रधानता। धर्म की प्रधानता एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है हमारी कल्चर का। प्राचीन भारतीय समाज वैज्ञानिकों ने इसको 4 रूप में बांट दिया, जिन्हें हम पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति को इन 4 विभागों के अंतर्गत या 4 भागों के अंतर्गत अपने जीवन को बांटना पड़ता है, और उसमें उन्होंने धर्म की प्रधानता कही। उसी के साथ कहा उन्होंने कि इसको इस भाव में रखा जाएगा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है वही हमारा परिवार है। और इस सत्य को साथ लेते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारी प्रगति होगी, तभी हमारी उन्नति होगी। न किसी के विरोध में हम विरोधाभासी बनेंगे, न किसी संस्कृति के ह्रास की बात करेंगे, न किसी को अलग रखेंगे। और उसका अगला पॉइंट है अपना समन्वयशीलता। भारतीय संस्कृति में देखिए, जैसा कि अपन पहले से चर्चा करते आ रहे हैं कि बहुत से आक्रमण इनको झेलने पड़े, बहुत से लोग यहाँ पर आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, योची आई, बहुत सी विदेशी जाति आई, लेकिन भारतीय संस्कृति ने सभी को अपने अंदर समाहित कर लिया। यानी कि इनकी समन्वयशीलता की जो प्रवृत्ति थी, उसने इन विदेशी संस्कृतियों को भी अपने अंदर इतने मूल रूप से समाहित किया कि उनकी कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं रही। भारत विभिन्न संस्कृतियों का समूह है, पुंज है, लेकिन फिर भी एक उसकी विराट सांस्कृतिक धरोहर है। ग्रहणशीलता, यह एक बहुत बड़ा गुण था भारतीय संस्कृति का, कि भारतीय संस्कृति में जो सबसे बड़ी बात थी, इन्होंने किसी भी दूसरी संस्कृति का कभी तिरस्कार नहीं किया। उसकी जो भी अच्छी चीजें थी वो अपने अंदर इन्होंने समाहित की, अपने अंदर मिलाई, और जो भी कॉन्सेप्ट उनका अच्छा लगा अपने धार्मिक क्षेत्र के अंदर, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सभी जगह इन्होंने पल्लवित और पोषित किया, उसको अपने अंदर समाहित किया। जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ भारतीय संस्कृति का, वह है कर्म एवं पुनर्जन्म। यह जो फिलॉसफी रही, इसने समाज को एक उचित दिशा देने की बात कही, एक बहुत ही सफल समाज के निर्माण की बात कही। कर्म एवं पुनर्जन्म की फिलॉसफी के अंतर्गत आम व्यक्ति का यह विचार बन गया कि जैसे हम कर्म करेंगे उसी के आधार पर हमें पुनर्जन्म होगा, उसी के आधार पर हमें जन्म मिलेगा। और ऐसी स्थिति के अंदर उसने इस सांसारिक व्यवस्था में अच्छे से अच्छे कार्यों को करने का, अच्छे से अच्छे कर्मों को करने का ध्येय बनाया। कहीं ना कहीं यह फिलॉसफी बहुत ही तर्क संगत भी लगती है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले के कैलकुलेशन में कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है कि बड़ा ही आश्चर्य होता है। क्या ऐसा एक दर्शन है? क्या एक ऐसा चिंतन है? क्या ऐसी एक विचार है? क्या वहाँ पर कौन सा सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है कि बड़ा ही चिंतन लगता है। मैं 1-2 एग्जाम्पल के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कर्म एवं पुनर्जन्म की फिलॉसफी को, कि आज अगर अपन फिल्मी स्टार्स की बात करें तो रणबीर कपूर की ऐसी कौन सी एबिलिटी थी कि वह प्रतिस्थापित हुआ?
कौन से उसके संस्कार जन्य कर्म थे कि वो ऋषि कपूर का बेटा बना, नीतू सिंह का बेटा बना और उसे सारी चीजें विरासत में मिल गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन के चक्र को चलाने के लिए भी 12 नहीं 16 घंटे काम करना पड़ता है, फिर भी वो अपनी अपनी आजीविका नहीं कर पाते। एक बहुत बड़े रईस के घर पैदा होता है, एक बहुत निम्न के घर पैदा होता है। क्या ये दर्शन है? क्या ये फिलॉसफी है? कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो ये कहता है कि तू यहाँ पर पैदा होगा, तू वहाँ पर पैदा होगा? आपको एक लोअर बेस का मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये तो मानव प्रकृति आप जब बैठ करके सोचेंगे कि किस प्रकार का चिंतन रहा। आप कुत्ते कुत्ते में फर्क समझिए। एक कुत्ता ऐसा होगा जो बहुत ही दीनहीन अवस्था में होगा, खाने को उसको कुछ नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार की उसकी अवस्थाएं नहीं है। और एक पोमेरियन डॉग्स है, बड़े बड़े महंगे कुत्ते हैं जिनके महीने का खाना कम से कम इतना होता है जितना एक गरीब परिवार पूरे महीने में खाता है। क्या ऐसी एक फिलॉसफी है? क्या एक ऐसा दर्शन है? क्या एक ऐसा चिंतन है जिसने इस विचारधारा को मजबूत किया कि कर्म और पुनर्जन्म ये पूरी तरह सत्य और प्रमाणित फिलॉसफी है कि कहीं ना कहीं ऐसे कर्म कांड का लेखा जोखा होता है। हमारे जो सोशल साइंटिस्ट थे, प्राचीन सोशल साइंस जिन्होंने लिखी, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जिस प्रकार की विचारधारा बनाई और जिस प्रकार के रूप लिखे, वो सारे के सारे वैज्ञानिक तर्कों के ऊपर भी पूरे खरे उतरते हैं। तो ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। अंतिम अगर अपन चर्चा करें, संयुक्त परिवार प्रथा है, विश्व बंधु जो कि संयुक्त परिवार की अपनी जो फिलॉसफी है, अपना जो दर्शन है, वह आज अगर समाज किसी रूप में सामाजिक पतन अगर किसी चीज में देख सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं एकाकी जीवन है। संयुक्त परिवार प्रथा एक बहुत बड़ा दर्शन रहा है भारतीय इतिहास का, और उसमें जिस प्रकार का पल्लवन पोषण होता था, पूरे परिवार की एक प्रथा होती थी, उसके अंदर जो भाईचारा होता था, उसमें जो जिस प्रकार की सामूहिक किसी भी विषम परिस्थिति को झेलने की अवस्था होती थी, सुख दुख में सबके एक साथ रहने की जो अवस्थाएं होती थी, वह एकाकी जीवन में पूरी तरह समाप्त हो गई। और उसी की एक फिलॉसफी और दर्शन के साथ में मैं इस टॉपिक को पूरा करूंगा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति का पार्ट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे, किसी को माँ दुख ना दे।